फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आपको पता है कि इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था और आज का जो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल अर्थात उद्देशिका। सर्वप्रथम ये उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं और यही भारत में आके प्रस्तावना बनने वाली है। प्रस्तावना प्रेम्बल अर्थात उद्देशिका होता क्या है, तो ये संविधान का ये दर्शन कराती है। यानी जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, जिसके ऊपर दायित्व का संविधान निर्माण करने का, तो उसने एक दर्शन बनाए, एक थॉट बनाए कि हमें संविधान किस हिसाब से बनाना है और कैसे इसको लागू करना है। यानी एक विचारधारा आपको पूरी आपको प्रस्तावना में मिलेगी, जो मैंने पीछे भी मेंशन किया हुआ है। तो स्टार्ट कहाँ आता है, सबसे पहला इसका शब्द है कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी समस्त शक्ति जो है वो हम भारत के लोग में है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ... ऐसे ही करके चीजें आगे खत्म हुई। तो हम देख लेते हैं इसको क्या है कि यही से स्टार्ट है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, तो आप ये जान लीजिए, इससे ब्रिटेन के संविधान है, अमेरिका का संविधान, वैसे भारत का संविधान, भारत के संविधान में सबसे सर्वोच्च रखा गया है संविधान को। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया है संविधान को, वैसे ब्रिटेन में जिसे संसद को रखा गया है, और अमेरिका में न्यायपालिका को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि न्यायपालिका वहां पर हस्तक्षेप करती। संसद अगर कोई भी कानून बनाता है तो उसको अधिकार दिया होता है, क्योंकि आपको पता है भारत का संविधान एक उधार का संविधान है, उधार की पोटली कहा जाता है। ये 60 देशों के समूह, 60 देशों से लगभग इसमें कुछ न कुछ चीजें लेकर उसमें कुछ संशोधन करके अपने देश का संविधान बनाने में भारत ने मदद ली है। तो वैसे ही इसमें मिला हुआ है कि ये असल में यूएनओ का जो प्रस्तावना है उसमें आपको मिलेगा हम यूएनओ के सदस्य करके कुछ ऐसा है। तो हम भारत के लोग, यानी भारत में सर्वोच्च जो शक्ति है भारत की जनता के पास में है। और आपको पता है 2 प्रकार का चयन होता है चुनाव का, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यहीं से ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, वो सरकार इन लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनाती है। इसीलिए कहा गया फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। ये लिंकन जी का एक कथन है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उन्होंने ही कहा था। तो हम भारत के लोग, प्रमुख शक्ति जो भारत में है वो भारत की जनता के पास में। भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न का अभिप्राय ये होता है कि डिसीजन लेने का आंतरिक और बाह्य आपको पूरा अधिकार हो, अर्थात कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप ना कर सके। इसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न। अब एक शब्द आता है कि भारत राष्ट्रमंडल के अधीन आता है। राष्ट्रमंडल जो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन सरकार का बनाया गया है सारा तंत्र। तो राष्ट्रमंडल में भारत स्वतः खुद गया है, किसी के दबाव में नहीं आया है, तो भारत डिसीजन ले सकता है। पर जब क्या है, एलपीजी की जो नीति आई 1991 में, उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण शब्द वहां था। तो उसमें क्या था कि भारत जैसे आतंकवाद के मुद्दे हैं या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, भारत बन चुका है, जिससे पर्यावरण के मुद्दे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभु संपन्न पे कुछ न कुछ विषयों पर थोड़ा सा इस समय पाबंदी लगी हुई है, पर अधिकांश है। तो प्रभु संपन्न का मतलब होता है डिसीजन लेना। समाजवादी, आपको पता है, ये देखो गांधीवादी विचारधारा ये नेहरू की आपको मिलेगी पूरी समाजवादी। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी पंथ निरपेक्ष है, पर ये सभी पंथ को अपने अनुसार यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, पर यहाँ पर लोगों को धर्म की आजादी दी गई है। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। लोकतंत्र था लोगों का तंत्र, जहां पर लोग ही सत्ता पर जो मुखिया है उसको चुनने का अधिकार लोगों को हो, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चुनाव प्रणाली डजंट मैटर। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोगों का तंत्र। गणराज्य का मतलब क्या होगा कि भारत का जो मेन मुखिया है यानी अध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति, वो वंशानुगत ना हो, यानी कि उसका लड़का ही आगे राष्ट्रपति ना बने। ये राजतंत्र में सीधे आ जाता है, जैसे ब्रिटेन में भाई महारानी होने के पुत्र या पुत्र ही आगे रानी महारानी बनेगी। पर भारत संसदीय व्यवस्था भी ली है, ठीक है, और भारत में गणराज्य व्यवस्था भी है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत।
तो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो मैं लिख देता हूं न्याय की संख्या कितनी है, 3। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। मैं आपको बता दूंगा अभी इसमें से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ में, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता दी है वो कितने प्रकार की दी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो स्वतंत्रता मैं मेंशन कर देता हूँ कितनी प्रकार की दी गई है, 5 प्रकार की। उसके बाद में जो समता यानी समानता की बात की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी मान सम्मान से रहने का है। और आर्टिकल 16 अवसर की समानता देता है, यानी कि आप भी सरकारी जॉब में जा सकते हो अगर आपकी वो मानक है, जैसे आपका एज जैसे कुछ है, जैसे यूपी पीसीएस का है या 40 साल तक सामान्य वर्ग जा सकता है। तो अगर आप उस मानक के अधीन आते हैं तो आपको अवसर की समानता दी जाएगी। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यूनिटी एक शब्द है और अखंडता, ठीक है, अखंडता बनाए रखने के लिए, यानी भाईचारा यहाँ पर होगा। और भारत जैसे राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, यह अलग नहीं हो सकता है। यूनिटी की बात करता है और ये टूट नहीं सकता। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात है, भारत में जो सर्वोच्च शक्ति रखती है वो भारत की जनता रखती है। चुनाव में सीधे सीधे ही भाग लेती है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत एक समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। जितने प्रकार के न्याय की बात की, मैंने कहा 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार की। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, ये याद कर लीजिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद में समता 2 प्रकार की है, एक प्रतिष्ठा है और एक अवसर है। इसके बाद में एक शब्द आपको और मिलेगा, अखंडता। इसके बाद में डॉट 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 करके 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी संविधान ये फाइनली 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया जाता है और आत्मार्पित कर दिया था, खुद को ही अर्पित कर दिया जाता है कि भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब इस डिस्कशन के उपरांत में देखिए चीजें और क्या है भाई। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो कैसे है, इसमें पूछा गया है कि 3 शब्द अभी आपने देखे हैं जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से प्रियम्बल में जोड़े गए, अर्थात प्रस्तावना में जोड़े गए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, आप कहेंगे मात्र एक बार हुआ है। वो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द, ये 3 शब्द का प्रयोग, ये 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया है। असल में 1960 का एक बेरुवाड़ी केस है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बनाया गया था। अब जब प्रस्तावना भैया संविधान का अंग है ही नहीं तो आप संशोधन भी नहीं कर सकते, ये दिक्कत हुई। उसके बाद में हुआ क्या कि एक केस और आया, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आप समझ लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे और एक बार ही खाली संविधान संशोधन हुआ है मात्र प्रस्तावना में, ठीक। मिटा देता हूं। देखिए क्या है, बेरुवाड़ी का जो केस आया ये 1960 का था। इसमें खाली कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। तो भैया अंग नहीं है तो आप उसमें संशोधन भी नहीं कर सकते हो। जब कोई पार्टी नहीं है तो आप उस पर डिसीजन कैसे ले सकते, नहीं। पर इसके बाद में आपको पता है 1966 से लेकर 1977 तक का जो कार्यकाल है वो इंदिरा गांधी का कार्यकाल है।
और भाई उस समय इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। इतने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी कम कर देती है ये संसद की पावर बढ़ाकर कि ये जो चाहे वो कर सकती थी। फिर उसके बाद में जो केशवानंद बनाम भारत, जो केशवानंद केस आया, केशवानंद भारती केस आया इन 1973 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु वो नकारात्मक नहीं होगा अर्थात सकारात्मक होगा। तो जो संशोधन होगा वो कैसा होगा, सकारात्मक होगा। अब देखिए वो सकारात्मक संशोधन, ये दोनों डेट याद रखिएगा, बेलूवाड़ी 1960 का है और केशवानंद 1973 का है। अब सकारात्मक जो संशोधन होगा वो ऐसा था, इसमें कहा गया मूल ढांचा, अर्थात आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो भारतीय जो संविधान के मूल ढांचे पर हस्तक्षेप करे। मूल ढांचा पर आप परिवर्तन ना करें, परिवर्तन कर सकते हैं केवल किस प्रकार का, सकारात्मक। और इसी सकारात्मक करके भारत के यानी कि संविधान को और मजबूत बनाना है, इसीलिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द का चयन किया गया। ठीक है, तो मूल ढांचा की बात की गई केशवानंद केस में 1973 में, बेलूवाड़ी केस 1960 में। आपने गोलकनाथ केस भी आपने सुना होगा। जब आर्टिकल 13 की बात करेंगे, अनुच्छेद 13 की बात करेंगे और अनुच्छेद 368 की बात करूंगा, जहां पर ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार को भारत में कम करे, ऐसे विधि को अवैध घोषित कर दिया जाता है अनुच्छेद 13 के माध्यम से। तो ये सारे जो केस हैं, एक बार मैं खाली केस की वीडियो बना दूंगा जिससे क्वेश्चन पूछा ही गया एग्जाम में। और आज प्रस्तावना से आपका 1 नंबर तय है। पहली बात, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, मात्र 1। 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रमुख शक्ति जो है भारत में, हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता में है। और भारत में सर्वोच्च जो रखा गया है वो भारत के संविधान को रखा गया। संविधान से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ठीक है ना। तो संविधान मेन है, इसी की सारी शक्ति, यही संविधान विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को शक्ति देती है। ठीक है, तो ये तो प्रस्तावना खत्म हो गया। जस्ट इसके बाद में मेन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद 1 और उसके अनुसूचियां और सारी चीजें को हम आगे देखते चलेंगे। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।